एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में एक न्यू पार्टनर को कैसे एंटर करते हैं, उसका क्या तरीकाकार होता है। और इसी तरह से एक रनिंग जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें से अगर एक पार्टनर को एक्सपेल करना है या रिटायर करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है पार्टनरशिप एक्ट के अंडर। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। मैं हूँ एडवोकेट मियां आबिद कयूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट्स। तो इससे पहले जो हमने दो वीडियो की हैं पार्टनरशिप के टॉपिक पे, उनमें हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम दी इनकॉर्पोरेशन और द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और इससे जो अलाइड चीज़ें थी क्वेश्चन से उनसे रिलेटेड। और सेकंड वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड ना होए तो उसके क्या लीगल जो है वो इम्पैक्ट आते हैं या उसके क्या रेपरकशंस होते हैं अगर आपकी फर्म जो है वो सिर्फ यानी डीड की हद तक है और वो आपने प्रॉपरली फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से रजिस्टर्ड नहीं करवाई है। तो अब आपने फर्म बना ली, फर्म जो है वो रनिंग पोजीशन में ऑपरेशन में आ चुकी है। तो जो सबसे ज़्यादा हमारे पास इश्यूज आते हैं अंडर द पार्टनरशिप लॉ, वो यही होते हैं कि जो पार्टनर को एंटर कैसे करवाया जाएगा और या फिर उसको जो है वो एक्सपेल करने से या फिर उसकी डेथ हो गई है उसके हवाले से। तो इस तरह के जो बुनियादी तौर पे पार्टनर्स की इंक्लूजन और एक्सक्लूजन आप कह लें कि उससे रेलिवेंट होते हैं कि एक पार्टनर्स को जो एक या एक से ज़्यादा पार्टनर को अगर इन फर्म में इंट्रोड्यूस करवाना है, उनका एडमिशन करवाना है इनटू दैट फर्म, तो वो कैसे होएगा। और अगर उनको एक जो है निकालना है एक पार्टनर को या एक से ज़्यादा पार्टनर को, तो उसका जो है वो लॉ में क्या तरीक़ेकार होएगा। तो इसी के हवाले से आज हम ये थर्ड वीडियो ऑन द टॉपिक्स ऑफ पार्टनरशिप लॉ करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जी अगर एक नए पार्टनर को एक रनिंग जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उसके लिए जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो उसमें उसका कंसर्न सेक्शन है 31। अब 31 जो है वो जो बताएगा। अच्छा, मैं इसमें आपको यहाँ ये थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो रेलिवेंट सेक्शन है दे आर फ्रॉम 31 टू 35। अब उनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं, उसमें बड़े सारे इश्यूज भी और एड्रेस होते हैं। तो वो मैं सारे कवर्ड इस वीडियो में नहीं करूँगा क्योंकि उस सूरत में बहुत लेंथी हो जाती है और मैं ऑलवेज़ लेंथी वीडियोस बनाने को अवॉइड इसीलिए करता हूँ कि नॉर्मली फिर जो लिसनर्स होते हैं मेरे जैसे कमज़ोर देखने वाले होते हैं वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं अगर बहुत लेंथी वीडियो हो। तो कोशिश यही मेरी हमेशा होती है कि 10 से 15 मिनट्स की हो। तो अब 10 से 15 मिनट्स में अगर जो वीडियो बनाई जा रही है तो उसमें हर चीज़ को फिर डिस्कस करना मुमकिन नहीं होता। तो मैं इन 4 से 5 जो सेक्शन है जिसमें न्यू पार्टनर की एंट्री है या फिर उसकी रिटायरमेंट है, एक्सपल्शन है और जो उसका फर्म से निकलने के जो अवेलेबल मेथड्स हैं वो कैसे हैं उनको ही सिर्फ डिस्कस करूँगा। उनके साथ जो उन इन कंसर्न सेक्शन में जो अलाइड इश्यूज हैं उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं कि जो है वो एक न्यू पार्टनर को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा एक पार्टनरशिप फर्म में। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 31 है जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर के ऊपर है। तो हम देख लेते हैं कि ये शॉर्ट सा है ज़्यादा लेंथ ही नहीं है। इस सेक्शन 31 का सबसेक्शन 1 है सब्जेक्ट टू contract between the partners and to the provisions of section 30. No person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all the existing partners. सेक्शन का ये जो पोर्शन है ज़्यादा लेंथ ही नहीं है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों को वो डिस्कस कर रहा है। तो मैं उसको आपको कोशिश करता हूँ कि जितना मिनिमम शॉर्टली हो सकता है वो बताऊं कि इसमें वो कह रहा है कि एक तो ये एंट्री और जो एग्ज़िट करने का एक पार्टनर को जो सारा मेकनिज़म है ये भी ज़हन में बिठा लें
कि ये 90% से ज़्यादा डिपेंड करता है, लॉ से ज़्यादा ये डिपेंड करेगा कि जो एक पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहता है इन चीज़ों के ऊपर। मतलब जो आपने पार्टनरशिप डीड बना रखी है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो उसका क्या मैकेनिज्म स्टेट करता है। अगर तो वो नहीं करता है, यानी जब आपके पास आप अगर इफ़ यू आर लॉयर और आपके पास एक वो क्लाइंट आता है तो वो आके आपको कहता है जी कि हमने एक पार्टनर को जो है वो एक्सपेल करना है, हम वी आर द 4 or 5 पार्टनर एंड वी वांट टू एक्सपेल अ पर्टिकुलर पार्टनर, तो व्हाट इज़ द वे। तो आपको जो सबसे पहले चीज़ देखनी होगी वो देखना होगा कि क्या इनका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसमें कोई तरीके का लिखा है। तो आप उनसे जो सबसे पहली चीज़ डिमांड करेंगे वो होगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड। उसके कंटेंट्स देख के आपको ये आइडिया होगा कि ये इसमें न्यू पार्टनर्स को एंटर कराने का कोई मैकेनिज्म लिखा हुआ है या उसको इसी रिगार्डिंग अगर किसी पार्टनर्स को फर्म से फारग करना है या वो खुद से जाना चाहता है तो उसका कोई तरीक़ेकार है। अगर तो है तो फिर तो ठीक है, वो उस ही एग्रीमेंट के अंडर होगा, उसमें के तहत ही। और अगर उसमें नहीं है तो फिर जो पार्टनरशिप लॉ कहता है उसी के अकॉर्डिंग आप एक पार्टनर की एंट्री या उसको एग्जिट करवाएंगे। ठीक हो गया जी। अब हम आगे इसको लेके चलते हैं। मैंने आपको जो सेक्शन पढ़ा था उस सेक्शन में वो ये कह रहा है कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी वो पार्टनरशिप डीड में जो आपने सारा इन तरीके का लिखा है एक न्यू पार्टनर को एंटर करने के लिए वो प्रिवेल करेगा। एंड टू दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30, जो सेक्शन 30 है वो माइनर की एंट्री के रिलेटेड है कि वो माइनर को, वैसे तो माइनर पार्टनर नहीं हो सकता लेकिन वो यानी अगर ज़रूरी समझा जाए तो लॉ जो है वो माइनर को एंटर करता है, बट माइनर को कोई और यानी उसका जो गार्डियन होगा वो रिप्रेजेंट कर वो कर रहा होगा। तो ये सेक्शन 30 को मैं इधर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं, ये सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सेक्शन 30 जो है वो माइनर की रिप्रेजेंटेशन देता है इन अ पार्टनरशिप फर्म। आगे जो है वो नो पर्सन शैल बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबके सब पार्टनर्स की कंसेंट होना ज़रूरी है। 2 पार्टनर्स एक तरफ हैं, एक तरफ है, 3 एक तरफ हैं, 2 एक तरफ हैं। तो इसमें ये चीज़ जो जहन में रखिए कि एक पार्टनर को एंटर करने के लिए अगर पहले से 3 है तो तीनों की फ्री कंसेंट होनी चाहिए टू एडमिट द फोर्थ वन, और चौथे को लेके आने के लिए उन तीनों का मुत्तफिक होना ज़रूरी है। या जितने भी हैं मिनिमम 2 तो होते हैं, 2 से ज़्यादा अगर 5 या 7 है तो सबका इस चीज़ के ऊपर एग्रीड करना ज़रूरी होगा कि एक न्यू पार्टनर को हम एग्री करके लेके आ रहे हैं। और अगर वो उनमें से किसी एक भी जो है वो डिवाइडेड है, पार्टनर्स आर डिवाइडेड, देन इट वुड बी इलीगल टू एंटर अ न्यू पार्टनर इन डैट फॉर्म, क्योंकि वो फिर जहाँ कंसेंट नहीं है तो वो ये जो बेसिक लॉ है उसकी वायलेशन हो जाएगी, बेशक आपने उसमें लिख भी रखा हो अपनी पार्टनरशिप डीड। क्योंकि पार्टनरशिप डीड भी जो है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप डेट इज़ आल्सो गवर्नड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। तो वो पार्टनरशिप एक्ट होगा ही पार्टनरशिप लॉ के अंडर, उसके अगर वो अगेंस्ट जाता है तो वो निवाइड होगा। हर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के अगेंस्ट होता है किसी भी लॉ के, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो इसका जो सेक्शन 31 का सेकंड पार्ट है, इसका सब सेक्शन 2 है, वो कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 30 ए पर्सन who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any act of the firm done before he became a partner। ये जो सेकंड पोर्शन है या फिर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 31 है, वो ये कह रहा है कि जो नया पार्टनर आपको फर्म में एंटर करवा रहे हैं, एडमिशन उसका हो रहा है उस फर्म में, वो पार्टनर बन रहा है, वो जिस दिन से पार्टनर बन रहा है उसके
के बाद वाले जो पीरियड है उसके लिए ही वुड बी लायबल, बट फ्रॉम बिकमिंग पार्टनर इनटू डेट पार्टनरशिप, वो उसके जो पहले वाले मामला होंगे, उसकी जो पहली लाइबिलिटीज हैं या उसके जो पहले के अफेयर्स हैं, उसके लिए वो न्यू पार्टनर वो बिल्कुल भी लाइबल या जिम्मेदार या उसका जवाबदेह नहीं होगा। वो उसी दिन से होगा जिस दिन वो एंटर होगा। अब उससे पहले अगर कोई आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ उस फर्म ने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, कोई लेन देन का मामला है, तो उसके लिए उसको जिम्मेदार ये नहीं ठहराया जा सकता। ये सिंपल प्रोसेस हो गया एक नए पार्टनर को एक पार्टनरशिप फर्म में एंटर करने का। ठीक है जी, सेक्शन भी मैंने बता दिया, लॉ भी बता दिया, उसके कंटेंट्स भी बता दिए कि न्यू पार्टनर के लिए सबका एग्री होना ये नहीं ज़रूरी है, और उसके एग्री किए बिना आप एंटर नहीं कर सकते। अब इसका जो जो प्रोसेस है वो एक यानी फॉर्म होता है, जैसे हम पार्टनरशिप बनाते हुए एक फॉर्म जो आप देते हैं और उसकी फ़ीस होती है यानी चलान भर के नई पार्टनरशिप, इसी तरह से फिर आप अमेंडेड पार्टनरशिप डीड जो है वो दाखिल करेंगे बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ये आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि जो है वो, जब आप ये नहीं कि बस आपकी कंसेंट है, आप कह रहे हैं जी हाँ जी कंसेंट है तो उसको ओरली कर लिया। अगर आपने की रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड है तो उसको भी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, और उसके लिए आप अमेंडेड पार्टनरशिप डीड जो है वो दाखिल करेंगे और उस बंदे का नाम देंगे टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, और उसके लिए वो फॉर्म और अमेंडेड पार्टनरशिप डीड आप रजिस्टर करवाएंगे। तो अब इसके अगले वाला जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो है कि ये तो एंट्री की मैंने बात बताई, अब एक पार्टनर को फर्म से निकालना है या उसने निकलना है। तो निकालना है या निकलना है, एंट्री तो होगी, लेकिन अब निकलते वक्त जो है वो मुख्तलिफ मेथड्स हैं। अब वो अपनी मर्जी से भी निकल सकता है और उसको निकाला भी जा सकता है, और एक तीसरी सूरत भी है जिसमें उन दोनों की यानी ना निकालने वालों की मर्जी है ना निकलने वाले की मर्जी है। अब मर्जी है अल्लाह मियाँ की, यानी अल्लाह मियाँ ही उसको दुनिया से निकाल दे, आपको मुझे किसी को भी निकाल दे, वो तो अल्लाह का इख्तियार है ना। तो अब उस सूरत में भी वो फर्म फिर क्या होगी, वो डिज़ाल्व होगी नहीं होगी, तो ये मैं आगे जा चल के बताता हूँ। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक पार्टनर को एक पार्टनरशिप फर्म से निकालने का क्या तरीक़ेकार होगा। तो उसके लिए सेक्शन 32 है। सेक्शन 32 बताता है अबाउट दी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। ये सेक्शन थोड़ा लेंथी है, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा यानी पूरे का पूरा इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके जो यानी सब सेक्शन 1 है उसका ABC पार्ट जो है वो पढ़ दे तो डेट इज़ वेरी वाइटल, और वो आपको समझाने के लिए ज़रूरी भी है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर अंडर सेक्शन 32 वो कोई किस तरह करके होगी। उसमें वो पहला कहता है कि ये पार्टनर मे रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी अदर पार्टनर्स, यानी एक पार्टनर जो है वो कहता है जी कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, मैं फर्म से जाना चाहता हूँ, भाई मैं मेरा अब ज़्यादा इस फर्म में दिल नहीं लगता, या मैं कुछ और करना चाहता हूँ, या मेरा दिल भर गया इस कारोबार से, भाई मुझे माफ़ी दे दे। तो उसके लिए फिर वो बाकी सारे पार्टनर्स का एग्री होना ज़रूरी है। मैं अगेन कहूँगा कि यहाँ भी जो है ना आप उसको दोबारा देखेंगे कि आपको पार्टनरशिप जो डीड या एग्रीमेंट है वो क्या कहता है। वो अलाउ करता है कि आप इस तरीके से, उसमें अगर तो मैकेनिज्म लिखा है तो वही वही मैकेनिज्म गवर्न करेगा। अदरवाइज जो है वो इन पार्टनरशिप लॉ में जो वो प्रिवेलिंग मेथड है उसके अंडर हम देखेंगे। तो वो ये कह रहा है कि भाई एक अगर इफ़ अ पार्टनर वांट टू लीव द दैट पर्टिकुलर फर्म, तो उसके लिए वो बाकी जितने एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनकी कंसेंट के साथ जो है वो उस फर्म को छोड़ सकता है। अब सबसेक्शन बी जो है वो ये कहता है इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर ऑल द पार्टनर्स। सबसेक्शन बी ये कह रहा है कि एक इन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अगर उनका है कि भाई जो है वो ये इस पार्टनर को
इस तरह से जो है हम अलहदा करने जा रहे हैं या उसको इस तरह से रिटायर कर रहे हैं, तो उस तरीके से भी वो बाय द ऑपरेशन ऑफ डेट एक्सप्रेस एग्रीमेंट उसको रिटायर कर दिया जाएगा। अब तीसरा जो सब सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 पार्ट सी, वो ये कह रहा है वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल by giving notice in writing to all the partners of his intention to retire। पार्टनरशिप एट विल मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में इसको तफसीली डिस्कस किया था। इधर रेफरेंस के लिए बता दें तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब है कि ऐसी पार्टनरशिप जिसकी कोई ख़त्म होने की जो पीरियड है वो उस पार्टनरशिप डीड में या एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है। मतलब वो जब आप चाहें, जब आपकी कंसेंट हो, मंशा हो, तो एट दैट टाइम आप उस फर्म को डिज़ोल्व कर दें, उसको ख़त्म कर दें। तो ऐसी फर्म जो है वो एट विल कहलाती है। तो वो ये सेक्शन, ये जो पार्ट है ये कह रहा है कि अगर तो वो पार्टनरशिप जो फर्म बनी हुई है वो एट विल है, उसका कोई पीरियड उसका डिटरमिन नहीं है, तो उस सूरत में वो उसको एक रिटर्न नोटिस देना होगा टू ऑल दी अदर पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग हैं कि भाई मैं इस फर्म से इजाज़त चाहता हूँ, इसको छोड़ना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे माफ़ी दे दो, तो मैंने जान दो। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है वो सेक्शन 2 और 3 है, वो थोड़े से लेंथी हैं, इसलिए मैं उनको अवॉइड करता हुआ आगे जा रहा हूँ। और वो इतने मतलब कह लें कि इस हवाले से मैंने आपको कहा कि मैं आपको बेसिक्स इस वीडियो में बताने चाह रहा हूँ कि एक पार्टनर्स को आप एंटर कैसे करेंगे इनटू अ एग्जिस्टिंग फर्म एंड हाउ यू विल रिटायर और एक्सपेल डेट पार्टनर। तो ये इसमें मैं हर कंटेंट में आप जाके या हर छोटी सी छोटी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो हम अगला जो उसका मैकेनिज़्म है, ये तो मैंने आपको बताया कि ये नहीं रिटायरमेंट बाय द विल ऑफ लिविंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर जा रहा है ये उसकी की मर्ज़ी वाला जो मैंने हिस्सा है वो बताया कि ये जो सेक्शन 32 है ये जाने वाला अपनी इंटेंट शो कर रहा है कि भाई मैं इस फर्म में फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहता एज अ पार्टनर, लिहाजा मुझे जो है वो आप माफ़ी दे दें, मैं जा रहा हूँ। तो वो उसका जानने का तरीका बयान कर रहा है सेक्शन 32। अब इसके बाद जो है वो अगला आ जाता है कि भाई अगर जाने वाला जाने नहीं चाहता और जो रहने वाले हैं वो निकालना चाहते हैं एक पार्टनर को, एक फर्म में 5 पार्टनर है, वो कहते हैं जी कि एक को निकाल देते हैं, ये बंदा ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक है, ये हम कुछ करते हैं, ये कुछ करते हैं। मोस्टली पार्टनरशिप फर्म में ये इश्यूज होते हैं कि भाई एक हमने इसको निकालना है या इस एक बंदे को जो है ना वो फारिग करना है, तो वकील साहब क्या तरीक़ाकार होगा। तो इसके ऊपर लिटिगेशंस भी हैं और इसके ऊपर बड़े सारे मामले भी आते हैं और अक्सर ये जो कमर्शियल लॉ की प्रैक्टिस करते हैं उनको ये आइडिया है कि ये इशू बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू एक्सपेल अ पार्टनर जब उस निकलने वाले की कोई मर्ज़ी नहीं है, वो नहीं निकलना चाहता और बाकी उसको निकालना चाहते हैं। तो ये इसको सेक्शन 33 जो है वो एड्रेस करता है, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। ये कहता है जी कि पार्टनर मे नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर सेव इन द एक्सरसाइज इन द गुड फेथ ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ये ऐसे ही है कि जैसे आप अंडर दी एम्प्लॉयमेंट लॉ किसी अपने मुलाजम को, ये पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है लेकिन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड अगर एक परमानेंट एम्प्लॉय है इन द प्राइवेट सेक्टर तो उसको निकालना इतना ही मुश्किल है कि जैसे एक कारोबार को वैसे ही बंद कर देना। ठीक हो गया। तो इसी तरह से ये सेक्शन है ये भी थोड़ा सा इस चीज़ को, इस मामले को डिफ़िकल्ट बनाता है कि आप अगर एक पार्टनर को निकालना चाहते हैं तो वो इतना आसान नहीं होगा, आपको लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और वो जो लॉ है वो क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है कि गुड फेथ होना चाहिए। जो दो मेन चीज़ें, ये 2 लाइनों का है जो मतलब सेक्शन सब सेक्शन 1 है सेक्शन 33 का,
वो यही कह रहा है कि अगर आप एक पार्टनर को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो सब पार्टनर्स की कंसेंट होगी, यानी मेजॉरिटी की कंसेंट होगी, लेकिन उनके पास ये पावर तो हो, लेकिन वो पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे इन गुड फेथ। अगर वो पावर नहीं रखते, यानी पावर उनको कौन देगा, वो वही यानी कॉन्ट्रैक्ट देगा, या फिर उनको वो जो एग्रीमेंट है वहाँ से वो पावर ड्राइव करेंगे टू एक्सपेल अ पार्टनर। तो वो पावर तो अगर है लेकिन गुड फेथ नहीं है, यानी मैलाफाइडी इंटेंशन जिसे हम लॉ में कहते हैं कि बदनीति की है उनकी कोई मतलब वो एक शरीफ आदमी है, कोई तंग नहीं करता और अपना काम भी ठीक तरह से कर रहा है, लेकिन इन बाकी पार्टनर्स की दो या तीन जो जो मेजॉरिटी में है और वो उनकी नीयत ख़राब हो गई है कि भाई ये शरीफ इंसान है तो इन्हों तो कटो, इन्हों फारग करो। तो लिहाजा वो फिर लॉ ये कहता है कि भाई गुड फेथ होना ज़रूरी है। यू मस्ट हैव अ गुड इंटेंशन बिहाइंड द एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप डीड और द पार्टनरशिप फर्म। तो ये दो चीज़ें अगर एग्जिस्ट करती हैं तो ही आप निकाल सकते हैं। बाकी इसके सबसेक्शन 2 में वो कहते हैं दी प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 32 शेल अप्लाई। सेक्शन 32 की मैंने जो बाकी प्रोविजन जो नहीं पढ़ी थी वो लाइबिलिटी के रिलेटेड है कि जो जाने वाला पार्टनर है उसकी लाइबिलिटी स्टैंड आउट करती ही रहेगी या ख़त्म हो जाएगी, या वो कोई नहीं किस तरह से ख़त्म होगी। तो वो मैं इसलिए नहीं था वहाँ भी डिस्कस किया कि इट्स अबाउट दी liabilities of a partner of a ongoing पार्टनर जो ये एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसकी लाइबिलिटी कब से स्टैंड करना बंद हो जाएंगी और वो किस तरह से उसको डील करेगा। तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर कर दूंगा कि जो रिलेटेड होगी लाइबिलिटीज एंड द राइट्स ऑफ अ पार्टनर अंडर द पार्टनरशिप लॉ। लेकिन मैंने स्टार्ट में कहा था कि वो फिर चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, बहुत ज़्यादा फिर लेंथी वीडियो हो जाती है। ऑलरेडी ये पहले ही लंबी, क्योंकि इसमें 5-6 सेक्शंस हैं जिनको मैं कवर कर रहा हूँ। तो अब मैं इसमें अगर लाइबिलिटी को भी डिस्कस करना शुरू हो जाऊँगा तो ये मज़ीद फिर और लेंथी हो जाएगी। तो लिहाजा हम आगे चलते हैं। एक्सपल्शन का मैंने बता दिया, पहला मैंने बताया कि उसकी रिटायरमेंट है जो कि अपनी मर्ज़ी से होती है, या वो यानी जाने वाला खुद से जो अपनी इंटेंशन शो करता है। अब ये है कि अब ये जो सेक्शन 33 है वो आपको बता रहा है एक्सपल्शन के एक पार्टनर को उसकी मर्ज़ी के बगैर बाकी पार्टनर जो है निकालना चाहते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो अगला आ जाता है, वो आ जाता है कि इंसॉल्वेंसी। अगर एक पार्टनर को इंसॉल्वेंट करार दे दिया जाए तो उस सूरत में भी उसको फर्म से जो है वो फारिग कर दिया जाता है, या फिर उसकी इंसॉल्वेंसी होने पे वो फर्म में, क्योंकि एक इंसॉल्वेंट जो है वो पार्टनर नहीं हो सकता। ये पार्टनरशिप लॉ ही कहता है कि एक जो दिवालिया इंसान है जिसका दिवालिया निकल गया हुआ है वो आपका पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि भुखे नंगे बंदे कोई भी बंदा पार्टनर नहीं रखता भाईजान, ए लॉ भी यही कह रहा। तो अब अच्छा वो इंस्टॉलमेंट जो है वो अब बाकी पार्टनर उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, ना ही वो खुद को कह सकता कि जी मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरा दिवालिया निकल गया, लिहाजा मुझे मुझे जाने दे। ये नहीं हो सकता। उसको इंसॉल्वेंट करार देने के लिए देयर इज़ अ मैकेनिज्म and there is a system under the law which stated by the section 34, which says insolvency of a partner, and subsection 1, where a partner in the firm is adjudicated an insolvent, he ceases to be a partner on the date on which the order of adjudication is made, whether or not the firm is thereby dissolved। ये सेक्शन भाईजान ये कह रहा है कि एक एडजुडिकेशन का मतलब अदालती प्रोसेस चलेगा, अदालत उसको कोर्ट प्रोसेस में किसी मामले में वो डिक्लेयर कर देती है कि ये बंदे का दिवालिया निकल चुका है, वो उसके अगेंस्ट जो है वो अदालती डिग्री आ जाती है, वो उसमें करार दे दिया जाता है कि ये इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो लिहाजा द मोमेंट द कोर्ट और द एडजुडिकेशन विल declare that person or the partner insolvent, his role of as a partner
विल बी सीज्ड इन दैट पर्टिकुलर फर्म। तो लिहाजा वो आगे जो कह रहा है कि वो फिर फर्म जो है वो डिज़ॉल्व होगी कि नहीं होगी, ये अगेन डिपेंड करता है कि आपने अपने एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। कि क्या अगर एक पार्टनरशिप अगर लिखा हुआ है कि अगर वो एक पार्टनर दिवालिया हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ये डिज़ॉल्व हो जाएगी, तो फिर वो डिज़ॉल्व हो जाएगी। और अगर वो लिखा हुआ है कि अगर एक पार्टनर पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, मजनून हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो वो बाकी की अगर एक स्ट्रेंथ इतनी है, मतलब दो से ज़्यादा पार्टनर है, तो फिर वो स्टैंड करेगी। ठीक है, तो ये इट्स अगेन डिपेंड अपॉन द कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट। वो ही डिटरमिन करेगा कि इंसॉल्वेंसी पे एक तो वो पार्टनर तो जाएगा ही जाएगा, तो आपकी फर्म का क्या बनेगा, वो आपकी भाईजान उसमें पता चलेगा कि आपकी पार्टनरशिप डीड क्या कहती है। तो इसका सब सेक्शन 2 वो भी यहाँ पे नहीं रेलिवेंट नहीं है, और वो भी अगेन वही जो मैंने स्टेट किया है कि वो उसको डिटरमिन करेगा कि भाई आपकी फर्म डिज़ॉल्व होगी या नहीं होगी, उसी के बारे में। लिहाजा इसके आगे जो हमारा जो लास्ट सेक्शन है इस रिलेटेड के पार्टनर को एक्सक्लूजन के, वो है जी बाय द वे ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, जैसे कि वो मैंने पहले आपको बताया कि अगर अल्लाह की मर्ज़ी, आप ना निकलने वाले की मर्ज़ी है ना निकालने वालों की मर्ज़ी है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है कि इसको दुनिया से ही निकाल देना है, तो फिर वो फ़र्म तो बड़ी दूर ही नहीं रह जाती है। वो इस तरीके से भी बाय दी कई एनफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो उसकी वो पार्टनरशिप से निकल गया। ठीक हो गया। तो ये 35 को मैं आपको पढ़ देता हूँ, लेकिन ये ज़्यादा अगेन उसकी लाइबिलिटी के रिलेटेड है, लेकिन इसको मैं रीड आउट करके थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर। लाइबिलिटी ऑफ अ स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर where under a contract between the partners the firm is not dissolved by the death of a partner, the state of a deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death। दो चीज़ें बयान कर रहा है ये सेक्शन। एक तो ये कह रहा है कि अगर एक पार्टनर जो है वो उसकी जैसे भी डेथ होती है, नेचुरल होती है या किसी भी तरह से, तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। अगर आपने लिखा हुआ है अपने एग्रीमेंट में कि बाय द ऑपरेशन ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर द फर्म विल नॉट बी डिज़ोल्व ऑटोमेटिकली, तो वो डिज़ोल्व नहीं करेगी। और अगर लिखा हुआ है कि भाई अगर एक पार्टनर के यानी वो डिज़ोल्व मतलब मरने से या उसके अल्लाह को प्यारे होने से फर्म डिज़ोल्व करेगी, तो फिर अगेन जो है फर्म डिज़ोल्व कर देगी। और दूसरा ये कह रहा है कि इन्हें लाइबिलिटी जो है वो उसकी स्टैंड आउट नहीं करना उसी दिन से ख़त्म हो जाएगी जिस दिन वो इस दुनिया से कूच कर गया, तो उसकी जो है वो लाइबिलिटी नहीं स्टैंड करेगी। बाकी उसके एक दो और भी सिनेरियो है कि उसकी जो स्टेट होगी या एसेट्स होंगे उनका क्या बनेगा, उसको भी ये एड्रेस कर रहा है ये वाला। लेकिन मैंने कहा कि मैं इस वीडियो में इसको इस तरफ नहीं लेके जा रहा कि लाइबिलिटीज़ या राइट्स, ये तो ज़्यादा ये सारे सेक्शन में लाइबिलिटीज़ कनेक्टेड है कि जाने वाला जो जा रहा है पार्टनर जो फर्म को निछोड़ है, उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कब से स्टैंड करना और कैसे स्टैंड करना वो स्टार्ट होंगी या ख़त्म होंगी। तो मैं उस पोर्शन को वो छोड़ दिया मैंने, ताकि यानी ये स्ट्रिक्टली इसी हद तक थी मेरी वीडियो कि आपने एक फर्म में कैसे एक पार्टनर को एंटर करवाना है और कैसे आपने जो है निकालना है। और दोनों सूरतों में मैंने आपको जो प्रोसेस बताया वो यही होगा कि आपको एक अमेंडेड पार्टनरशिप डीड अलॉन्ग विद दी स्पेसिफिक फॉर्म, जिसमें आपने अगर आने वाला एंटर करवा रहे हैं किसी पार्टनर को, उसका नाम एंटर होएगा। और अगर कोई निकाल रहे हैं, वो अब निकलने के जो भी तरीके बताए मैंने आपको अंडर सेक्शन 32, 33, 34, वो उसमें जो कोई भी है उसमें तरीके का, जब वो प्रोसेस पूरा हो गया तो फिर आपने वो अमेंडेड डीड जो है वो देनी है टू दी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, और वो उसको रजिस्टर्ड करके आपको अमेंडेड जो है वो आपकी उसको कंटेंट्स रजिस्टर करके तो वो रिकॉर्डेड हो जाएगा कि ये पार्टनर नया आ गया या ये वाला पार्टनर निकल गया है। ठीक हो गया। तो इसकी आज की इस वीडियो में
यही मेन जो है वो था मेरा कंसर्न कि इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ अ पार्टनर आपको बताया जाए कि वो अंडर द पार्टनरशिप एक्ट कैसे कंडक्ट होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, कंसर्न लॉ क्या होगा। जो इसमें मैंने चीज़ें छोड़ दी हैं वो राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो करूँगा। और अगली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह ताला या तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे होगी या फिर डेसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।